जीवन में हम सभी को कभी न कभी एक बार एफआईआर लिखने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। चाहे वो हम खुद के लिए लिखें या किसी जानने वाले के लिए या किसी परिचित के लिए लिखें। लेकिन कभी न कभी एक वाक़या ऐसा आया होगा जब आपको एक बार एफआईआर लिखने की ज़रूरत पड़ी होगी। तो इसमें से बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि आपने कोई प्रार्थना पत्र थाने में दिया, लेकिन उसपे कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई या कोई आवेदन आपने मजिस्ट्रेट के यहाँ दाखिल किया, लेकिन वो आवेदन आपका निरस्त हो गया। तो आखिर इसके कौन से कारण हैं जिसके कारण आपके प्रार्थना पत्र पे एफआईआर नहीं लिखी गई? इसके तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उनमें से एक मुख्य कारण ये होता है कि जो प्रार्थना पत्र आपने थाने में दिया है, यदि उसको पढ़ा जाए, प्रथम दृष्टया देखा जाए, प्राइमा फेसाई पढ़ा जाए, तो उससे लगे ही नहीं कि आखिर कौन-सा अपराध कारित हुआ है जिसके कारण आपने थाने में वो दरखास्त दिया है। तो बहुत सारे ऐसे मामले ऐसे आते हैं जिस प्रार्थना पत्रों में कोई ऑफेंस मेड आउट ही नहीं होता है, इसके कारण उस प्रार्थना पत्र पे एफआईआर नहीं लिखी जाती है और जो थाने की जो डेली डायरी मेंटेन होती है, उसमें आपकी सूचना लिख दी जाती है। तो आखिर वो कौन से प्रार्थना पत्र हैं जिस पे एफआईआर लिखा जाता है? तो वो प्रार्थना पत्र ऐसे होते हैं जिसमें कुछ तत्व होने बहुत ज़रूरी हैं, कुछ इंग्रीडिएंट होते हैं जिनका लिखा होना उस प्रार्थना पत्र में ज़रूरी होता है, जिस पे एफआईआर लिखी जाती है। तो आज हम इस वीडियो में आपको उन सारे तत्वों, उन सारे इंग्रीडिएंट के बारे में बताएँगे, जो आप एक प्रार्थना पत्र में लिखेंगे, तो उस पे ज़रूर एफआईआर दर्ज होगी। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएँगे कैसे एक मजबूत प्रार्थना पत्र लिखें जिस पे एक मजबूत एफआईआर दर्ज हो, इसमें एक भी धारा ना छूटे, आपके साथ जो-जो भी घटित हुआ हो, उन सभी घटनाओं के लिए एक-एक धाराएँ लग जाएँ, उन सभी मारपीट के लिए या किसी गाली-गलौज के लिए या किसी तरह के घटना के लिए, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, जो भी घटनाएँ आपके साथ घटित हुई हैं, उन सभी घटनाओं को कैसे समावेश करना है एक प्रार्थना पत्र में, कैसे कम शब्दों में एक अच्छा प्रार्थना पत्र तैयार करना है, जिसमें वो सारी धाराएँ लग जाएँ, जिसकी आपके साथ जो अपराध हुआ है, उसमें लगना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो में आपको एक मजबूत एफआईआर लिखना, एक मजबूत प्रार्थना पत्र लिखना सिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एफआईआर के लिए जो प्रार्थना पत्र या तहरीर आप लिखते हैं, उसको कम से कम शब्दों में स्पष्ट और पूरे मामले को लिखना चाहिए, क्योंकि न्यायालय में आपका केस इसी आधार पे चलता है। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, जिसके आधार पे आप एक अच्छा तहरीर या प्रार्थना पत्र लिख पाएंगे, क्योंकि कई बार पढ़े लिखे लोग भी एफआईआर के लिए तहरीर लिखने में गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले आप एक सादा पेपर लें और उस पर 1 से लेकर के 9 तक नंबर लिखें और उन सभी नंबरों के सामने आप के लिख लें। तो इस प्रकार आपको मैं इस 9 के बारे में बताऊँगा, जिसके आधार पे आप एक अच्छा प्रार्थना पत्र, एक अच्छा तहरीर एफआईआर के लिए लिख पाएँगे। तो इसमें जो सबसे पहला के है, उसका मतलब है कि कब, यानी कि घटना कब हुआ है, यानी घटना की तारीख और समय क्या है। एफआईआर जब भी आप लिखें तो उसमें आपको इस बात का ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जिस घटना के बारे में आप बता रहे हैं, वो घटना कब कारित हुई है, किस समय पर और किस तिथि को, किस तारीख को हुई है। इसके बाद आता है दूसरा के। दूसरा के का मतलब है कहाँ, यानी किस जगह पे वो घटना कारित हुई है, इसको भी आपको एफआईआर में लिखना ज़रूरी है। और इसके बाद आता है तीसरा के। तीसरा के कहता है कि किसने, यानी अपराध को किस व्यक्ति ने किया है। क्या आप उसका नाम पता जानते हैं? तो आप उसको एफआईआर में ज़रूर लिखें। इसके अलावा यदि आप उस नहीं जानते हैं तो अज्ञात, ठीक ना? हो सकता है कि डकैती या छिनैती या लूट-पाट, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, या साइबर क्राइम जिसमें आप अपराधी को नहीं जानते हैं। तो इस तरह से आप अज्ञात लिख सकते हैं, ठीक ना? ज्ञात या अज्ञात जो भी हो, यदि ज्ञात व्यक्ति है तो नाम और पता लिखिए उसमें एफआईआर में, अगर नहीं जानते हैं तो अज्ञात लिखिए। और कुछ ज्ञात है कुछ अज्ञात है, तो इस बात का भी उल्लेख आप एफआईआर में करिए। इसके बाद आता है कि चौथा के, जो आपको बताता है कि आखिर किसको, किसके साथ ये अपराध हुआ है, आखिर वो पीड़ित कौन है, किसको मारा गया, किसको पीटा गया, किसकी हत्या की गई, यानी ये पूछता है कि आखिर पीड़ित कौन है, किसके साथ घटना कारित हुई है। तो उस व्यक्ति का नाम और पता भी लिखा होना इसमें ज़रूरी है। जो प्रार्थना पत्र दे रहा है, ज़रूरी नहीं उसी के साथ घटना घटित हुई हो, किसी और भी व्यक्ति के साथ घटना घटित हुई हो, तब कोई भी व्यक्ति प्रार्थना पत्र तहरीर दे सकता है थाने में। तो इसके बाद आता है पाँचवा, किस लिए। जो भी आप घटना के बारे में लिख रहे हैं,
उसमें आपको प्रार्थना पत्र में ज़रूर लिखिए कि आखिर वो घटना किस लिए कारित हुई, आखिर उसका क्या कारण था। हो सकता है बच्चों के झगड़े के लिए या किसी पुरानी रंजिश के लिए या कोई झगड़ा एकाएक हो रहा था उसके लिए। तो जो भी कारण हो, किस लिए वो घटना घटी है, आप इसको एफआईआर में ज़रूर लिखें, ठीक है? ऐसा बहुत सारा मामला आता है, जैसे एक पुलिस ऑफ़िसर है, कोई आतंकवादी है, उसको वो मार दिया, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ठीक ना? तो वो आखिर किस लिए मारा है, तो या किस लिए वो घटना कारित किया है, आपको इसमें लिखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं, जैसे पुरानी रंजिश या ज़मीनी विवाद, जो भी हो आपको इसमें लिखना है। इसके बाद आता है छठा के, जिसका मतलब है किसके सामने, यानी इसका मतलब है गवाह से, कि आखिर वो कौन-सा व्यक्ति था जिसने उस घटना को होते हुए देखा, आखिर किसके सामने घटना कारित हुई। तो आप उस व्यक्ति का नाम और पता एफआईआर में ज़रूर लिखें कि किसके सामने घटना कारित हुई है, गवाह का नाम और पता लिखेंगे तो उससे आपका एफआईआर काफ़ी मजबूत होगा, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है 7वां के, कि यानी किससे, हथियार, आखिर किस प्रकार वो अपराध कारित किया, अपराध कारित करने के लिए किस हथियार का प्रयोग किया, इसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है एफआईआर में। क्या वो, या वो पिस्तौल थे, डंडे था, राड था, लात, मुक्का, तमाचा था या क्या था, और आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है तो क्या स्टाम्प पेपर पे हुआ है, लेटर हेड पे या इंटरनेट पे, या किसी तरह का साइबर क्राइम हुआ है तो मोबाइल से, फ़ोन पे, एटीएम से, किस तरह का वो अपराध हुआ है। तो आपको ये 7वां के कहता है कि किस वस्तु से, किस माध्यम से हुआ है, आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है। आप इसको लिखें, एफआईआर में लिखा होना चाहिए। इसके बाद आता है 8वां के, कि किस प्रकार, कि आखिर वो जब अपराध किया गया तो आखिर वो किस प्रकार वो अपराध किया गया, कि कैसे, किस प्रकार वो घटना कारित की गई, एक-एक चीज़ आप उसमें लिख सकते हैं। इसके बाद आता है 9वां के, कि क्या किया गया, कि इन सभी को मिला करके आखिर वो कौन-सा अपराध कारित हुआ जिसके लिए आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। कि ये जो 9 के हैं, आप ये सीक्वेंस बताएँगे कि इन सब से होती हुई आखिर कौन-सा घटना कारित हुआ है आपके साथ, ऐसा क्या हुआ है, इन सब बात को आप लिखेंगे। इस प्रकार से इस आधार पे एक आप अच्छा एफआईआर लिख सकते हैं, और आप जब ये पूरा क्रक्स लिखेंगे और नीचे आकर के एक प्रार्थना होता है जिसको आप एफआईआर का जो फॉर्मेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसमें दिख रहा होगा आपको नीचे वाला फॉर्मेट, आप उस तरह से लिख लें और नीचे प्रार्थी वगैरह जो भी होता है आप वो तो लिख ही लेंगे, इसमें से देख के लिख लीजिएगा। इस प्रकार आप एक अच्छा तहरीर लिख पाएंगे जिस पे एक अच्छा एफआईआर दर्ज होगा। इसके अलावा एफआईआर के बारे में यदि मैं कुछ और जानकारी आपको बता दूं, तो एफआईआर आप जहां घटना हुई है उसके अलावा भी भारत के किसी भी थाने में जाकर आप एफआईआर लिखवा सकते हैं। इसको जीरो एफआईआर के नाम से जाना जाता है। जब एफआईआर दर्ज हो जाता है, जीरो एफआईआर, तब वो कंसर्न जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके अलावा यदि एफआईआर आपकी नहीं लिखी जाती है तो उसमें एक और कारण ये होता है कि पुलिस नहीं चाहती है कि उसके एरिया में क्राइम रेट बढ़े। इसमें हो सकता है कि गवर्नमेंट का भी दबाव हो, कि गवर्नमेंट न चाहे कि उस एरिया में क्राइम रेट बढ़े, तो इसके लिए भी पुलिस कई बार आपका एफआईआर नहीं लिखती है, जो कि एक गैरकानूनी है, लेकिन फिर भी ये भी एक मुख्य कारण होता है। इसके बाद यदि आपको बता दूं कि जब आप थाने में तहरीर देते हैं और जो एसएचओ थाना प्रभारी है आपका एफआईआर न लिख रहा है, तो आप उसकी शिकायत एसपी या सीओ से कर सकते हैं। आप वहाँ दरखास्त दें, हो सकता है कि वहाँ से दरखास्त देने के 2 या 3 दिन के बाद आपका एफआईआर जांच करके लिख ली जाए। लेकिन यदि ऐसा फिर भी नहीं होता है, तब आप उसके बाद मजिस्ट्रेट के यहाँ आप 156(3) सीआरपीसी का दाखिल कर सकते हैं। आप एक वकील के ज़रिए अपना प्रार्थना पत्र दाखिल करिए, जिस पे सुनवाई होने के बाद मजिस्ट्रेट आपके 156(3) के प्रार्थना पत्र पे आदेश करेंगे। उसके बाद आपका एफआईआर दर्ज हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका 156(3) का प्रार्थना पत्र स्वीकार ही किया जाए, हो सकता है उसको मजिस्ट्रेट कंप्लेंट में ट्रीट कर लें। यदि उनको लगता है कि यह घटना में सत्यता नहीं है, तो हो सकता है कि उनको खारिज ही कर दें। लेकिन ज़्यादातर मामलों में आपका जो प्रार्थना पत्र होता है, यदि कोई ऑफेंस में डाउट होता है उसमें, तो ज़रूर स्वीकार की जाएगी, और नहीं तो कंप्लेंट में ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा यदि आप किसी अन्य तरह की शिकायत या सुझाव देना चाहते हों, तो आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। इसके अलावा कोई अन्य टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप उसको भी सुझाएं हमें। और
आप इसको लाइक और शेयर करें जिससे हमारा लाभ होगा। धन्यवाद।